मध्य प्रदेश में बजट पेश हो चुका है और अब की बार के बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता था और इस बजट को पेश करते समय सरकार के ध्यान में, सरकार के जहन में केवल और केवल बिगड़ी अर्थव्यवस्था और विकास की रफ्तार को तेज करना था। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का यह पहला बजट जिसे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश कर दिया है। पहली बार यह पेपरलेस बजट था जिसे पेपरलेस अंदाज में पेश किया गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर 4 स्तंभों पर फोकस्ड ये बजट रहा। 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार सरकार ना तो कोई नया कर लगाएगी, ना किसी पुराने कर में कोई भी इजाफा करेगी। यानी यही एक बड़ी राहत के तौर पर इस दौर में कहा जा सकता है। स्कूलों में एक साल में 24,200 नए टीचर भर्ती किए जाएंगे। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए पेंशन योजना राज्य सरकार जारी रखेगी। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना जो बंद हो गई थी फिर शुरू होगी। प्रदेश में अगले 2 साल में एमबीबीएस की 1235 सीटें बढ़ाई जाएंगी। श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर और सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 2 इंजीनियरिंग और 5 पॉलिटेक्निक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बजट में 262 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। भोपाल में पुलिस अस्पताल बनेगा और हर जिले में एक महिला थाना खोला जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सुधार होगा। मिशन निरामय योजना लागू की जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि चंबल के लिए अटल प्रोग्रेस वे है ही। अब पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस वे का खाका तैयार किया गया है। नर्मदा एक्सप्रेस वे के किनारे उद्योग विकसित करने की योजना भी है। किसानों के लिए बजट में विशेष प्रावधान दिखा। जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसानों को बगैर ब्याज के ऋण देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस योजना को टॉप अप करते हुए किसान कल्याण योजना में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी और इसके बाद अब प्रदेश के किसानों को कुल मिलाकर 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अनाज खरीदी के लिए प्रदेश सरकार एक नई योजना लाएगी। इसके लिए मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम को मदद दी जाएगी। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गांव और शहरों को घर घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को 3.5 गुना बढ़ा दिया है। 5,962 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। गांव में सोलर पंप के जरिए पानी की सप्लाई होगी ताकि बिजली बिल के भार को कम किया जा सके। तो मध्य प्रदेश का बजट आ चुका है और मध्य प्रदेश का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार की सबसे बड़ी राहत यह कि कोई नया कर नहीं लगाया, पुराने किसी कर में कोई इजाफा नहीं किया। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का ध्यान है। शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का ध्यान है। ज्यादातर घोषणाएं और ज्यादातर बजट का हिस्सा इन्हीं सेक्टर्स में दिखाई पड़ा है। कुछ पुराने प्रोजेक्ट उनको आगे बढ़ाते हुए सरकार ने उसी की तर्ज पर नए प्रोजेक्ट लाने की घोषणा की। जैसे नर्मदा एक्सप्रेस वे का ऐलान किया है। अनाज खरीदी और किसानों को लेकर के बड़े ऐलान हुए हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का ताना बाना 4 स्तंभों के इर्द गिर्द बुना गया है। ये स्तंभ है भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार तथा सुशासन। इन सभी क्षेत्रों में समय सीमा में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को आउटकम, आउटपुट गतिविधियों एवं उप गतिविधियों में वर्गीकृत किया गया है। ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का बजट है। इसके 4 प्रमुख स्तंभ, एक अधोसंरचना। अगर आप देखेंगे तो अधोसंरचना पर चाहे वो पानी हो, बिजली हो, पानी मतलब पीने का पानी छोड़कर कह रहा हूं, मैं सिंचाई की बात कर रहा हूं, और शिक्षा क्षेत्र के लिए भी लगभग 40,958 करोड़ रुपए का प्रावधान मध्य प्रदेश में पहले कभी नहीं किया गया। इस बार हमने तय किया शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ हर घर को पीने का पानी, शुद्ध पेयजल, गांव में भी नल से मिले, टैप वाटर से मिले। कुल मिला के ये मध्य प्रदेश को तेज गति से आत्मनिर्भरता की तरफ ये बजट ले जाएगा।
ये बजट केवल आंकड़ों का खेल है। आत्मनिर्भर 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 ये एक नया स्लोगन बन गया है। इस स्लोगन में सब कुछ फिट हो जाता है। आज आम जनता पिट रही है पेट्रोल, गैस, डीजल, अब तो रसोई के तेल से भी। इसके बारे में कुछ नहीं, केवल प्रस्तावित और आत्मनिर्भर का ये बजट है। बहुत ही नीरस और उबाऊ बजट रहा ये। और मैं बात करूंगा भोपाल की, तो भोपाल का मास्टर प्लान हमारी सरकार ने बना दिया था, उसका कोई जिक्र नहीं है। लगभग 80,000 करोड़ का घाटा है, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। 4,500 रुपए पर व्यक्ति मध्य प्रदेश के लोगों की आय कम हो गई है। माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सदन के अंदर सुना, तो उसमें ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है जिससे हमारे बेरोजगार नौजवान को, हमारे परेशान किसान को, हमारी गृहिणियों को, हमारे बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की कोई राहत प्रदान की गई हो। तो विपक्ष के मुताबिक ये बेहद उबाऊ और निराशाजनक बजट है। सत्ता पक्ष के मुताबिक इस समय इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। अब बारी जनता की है कि वो किस तरह से इस बजट को देखती है। एक्सपर्ट को भी आपने सुना IBS24 पर, लगातार उनसे भी हमने समझने का प्रयास किया है कि दरअसल बजट किस तरह का रहा है और क्या क्या इसमें प्रावधान है, उनका कितना असर पड़ सकता है। चलिए अब आम जनता के रिएक्शंस और अलग अलग शहरों की प्रतिक्रियाएं लेने की बारी है। हमारे साथ इस वक्त 3 साथी जुड़ रहे हैं। नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजेंद्र पांडे जबलपुर से जुड़ गए हैं और शालिनी हमारे साथ इंदौर से जुड़ी है। पहले मैं इंदौर ही चलूंगा। इंदौर आर्थिक राजधानी है प्रदेश की, किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिल रही शालिनी बजट को लेकर? देखिए पुनीत, बड़ी आस लगाए बैठा था ये शहर बजट से, क्योंकि जिस तरह के लगातार कोरोना के दौरान जिस तरह की स्थितियाँ पैदा हुई थी, उसके बाद मैं पुनीत मौजूद हूँ महिलाओं के बीच, वो महत्वपूर्ण स्तंभ जिसके माध्यम से ही किसी भी घर का जो संचालन है वो होता है। बजट देखा हर एक महिला ने, उसके बाद वो क्या सोचती है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसा बजट आपको लगा? क्या ये महिलाओं के हित में है? घर चलाना आसान हो पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। और जिस तरह से पहले तो हम डिजिटल और 4G 5G इन सब पे डिपेंडेंट हो गए, धीरे धीरे जब हम लोग आसानी में आ गए कि हम लोग को घर बैठे सेवाएं मिल जाएंगी, तो धीरे धीरे नौकरियां कम हो गई, पैसे कम हो गए, अब बजट बढ़ गया। तो हम बजट से बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि आगे अब जाके हम घर कैसे चलाएँगे, चीज़ों को, एजुकेशन है बच्चों का, और भी बहुत घर की बेसिक नेसेसिटीज़ भी बहुत महंगी होती जा रही हैं। बजट में ऐसा कुछ नहीं मिला है, आप कैसे देखती हैं? LPG, पेट्रोल, डीजल, कुछ राहत नहीं है? नहीं, कुछ राहत नहीं है। आम गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों की फीस से, और जैसे घर खर्चा है, किराना है, सब महंगा हो गया, तो आम गृहस्थी एक मुश्किल में आ गई है। तो बजट के हिसाब से अच्छा नहीं है। बजट आपको खुश नहीं लग रहा है? आप कैसे देखती है बजट को? इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च किया है सरकार ने, लेकिन क्या महिलाओं के फेवरेबल है क्या? सरकार ने खर्चा किया है, पर कोई बजट फैमिली वालों को बहुत तकलीफ, पेट्रोल इतना महंगा, अभी गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है, तो आम महिलाएं करेगी क्या? कैसे कमाएगी, कैसे खाएगी, कैसे घर गृहस्थी बसाएगी? तो बस बजट इतना महंगा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ मिला है क्या महिलाओं को? बजट से कुछ राहत है या नहीं? मुझे तो कहीं से उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि क्या मिला होगा या क्या है। कुछ भी नहीं ऐसा मिला है कि जैसे खासकर है महिलाएं हैं, बहुत सारी हैं, काम करने वाली भी हैं, जिनकी इनकी है शॉप है, ये खुद इन्होंने अपनी शॉप खोली हुई है, पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि शॉप खोलने के लिए, हर चीज़ के लिए भी तो इनको पैसा चाहिए ना। और ये भी है, सिर्फ है काम करती हैं यहाँ, मेरे यहाँ मल्टी में, उनको जो मिल गया काम से बस वही उतना ही इनको मिल पाता है। मेरे ख्याल से तो शायद और कोई इनका जरिया कुछ और है नहीं। अच्छा, आपको कुछ उम्मीद थी बजट से कि थोड़ी राहत मिलेगी क्या? कैसा देखा आपने बजट? कैसा, कुछ संतुष्टि है? चलिए शालिनी आपके पास और महिलाओं के पास हम लौटेंगे। इस वक्त एक त्वरित प्रतिक्रिया के लिए नवीन के पास चलते हैं, भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन, आपके पास आ रहे हैं। पुनीत, मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ चुका है। बड़ी उम्मीदें थी, खासकर कर्मचारी वर्ग को उनको कुछ राहतें मिलेंगी। संविदा जो कर्मचारी थे वो मान के चल रहे थे नियमितीकरण के लिए कुछ खास प्रावधान होंगे बजट में, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मेरे साथ कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वीरेंद्र खुंगल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या उम्मीद कर रहे थे? आज शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट है। चौथे कार्यकाल के पहले बजट में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों
पेंशनर्स, संविदा कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं, इनको भारी उम्मीद थी और उत्साह भी था कि इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में प्रदेश के कर्मचारियों का जो डीए रोका गया है वो दिया जाएगा, लिपिक वर्ग कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, प्रदेश के जो हमारे 6 लाख पेंशनर्स हैं उनका 900 करोड़ रुपए का डीए का भुगतान किया जाएगा। लेकिन जब आज माननीय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट में न तो प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, न ही प्रदेश के पेंशनर्स के लिए, न ही कर्मचारी के किसी संवर्ग के लिए किसी प्रकार की सुविधा देने का उल्लेख किया गया है। इससे कर्मचारियों में भारी निराशा है। मेरे साथ कुछ संविदा संघ के भी लोग जुड़े हुए हैं। सर, बड़ी उम्मीदें थी आप लोग का, एक सूत्रीय कार्यक्रम में 20-20 साल की सेवा हो चुकी नियमितीकरण का, लेकिन बजट में कुछ मिला क्या? देखिए, ये बजट घोर निराशावादी है। बड़ी उम्मीद थी इस सरकार से कि जो अभी बजट आने वाला है उसमें संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि ये सब किया जाएगा, लेकिन जब बजट को पढ़ा देखा तो इसमें कुछ भी नहीं निकला। ये तो वही वाली बात हो गई, बड़े बेआबू होके तेरे कूचे से निकले सनम हम, और मध्य प्रदेश शासन ने हमें कुछ नहीं दिया। बड़ी घोर निराशा वो है। तिवारी जी, क्या उम्मीद कर रहे थे आप बजट में? आपको क्या खास मिले कर्मचारी वर्ग को? देखिए, उम्मीदें बहुत थी, लेकिन सरकार ने बड़ी निराशा हुई है, क्योंकि इस बार कोरोना के बाद जो सरकार ने बोला था हम पाई देंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बोल रहे थे, लगातार बोल रहे थे, लेकिन करीब 2900 करोड़ रुपए सरकार ने 20 महीने में तो हमारा डीए का नुकसान कर दिया है। और जो हमारा वृत्ति कर है, अब सरकार कम से कम 300 करोड़ रुपए हमारा वृत्ति कर ले लेगी। देने के नाम पे कुछ नहीं दिया है, और परिवहन भत्ते के नाम पे मात्र 200 रुपये दिए जाते हैं, वो भी 4 शहर में दिए जाते हैं, लेकिन पेट्रोल के दाम ही 100 रुपये लीटर हो गए और महीने भर के लिए 200 रुपये दिए जाते हैं, जो तो बहुत ही घोर निराशाजनक बजट है। और इसको सरकार को ऐसा नहीं करना था, और कहते हैं ना, सरकार को जिससे फायदा लेना था सरकार ने उनको फायदा दे दिया। सरकार कर्मचारियों को अपना अंग नहीं मानती, सरकार कर्मचारियों को नुकसान पर नुकसान कर रही है, और प्रदेश का कर्मचारी इसे बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये कर्मचारियों की नाराजगी है। सर, आप क्या उम्मीद कर रहे थे और क्या मिला? आपको सबसे पहले बात तो ये है कि IBC न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कर्मचारी जगत को लेकर के चल रहे हैं। हम लोग हैं नगरीय निकायों से, हमारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं विगत कई सालों से विनियमित हुए हैं, लेकिन अभी तक नियमित नहीं कर पाए हैं। बहुत ही अल्प समय में हमारे यहाँ के अल्प वेतन में कर्मचारी जो है अपनी घर परिवार चला रहे हैं, और इतनी भीषण महंगाई को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत उम्मीद जताए हुए थे कि इस बार बजट में कुछ न कुछ रखेगा, लेकिन कुछ भी नहीं रखा है। जबकि उनको मालूम है कि नगर निगम, नगर पालिका जो है रीढ़ की हड्डी है, और इन्हीं के माध्यम से पूरे साफ सफाई ए से लेकर जेड तक की पूरी होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के कार्य हमारे निगम के कर्मचारी करते हैं। लेकिन निगम के कर्मचारियों के लिए भी कोई जगह नहीं दी है, कोई भी जगह नहीं रखा है, इसलिए पूरे कर्मचारी जगत में आक्रोश है। ट्रेड यूनियन और ये सब क्या उम्मीद कर रहे थे इस बजट से? देखिए, 1 करोड़ से ज़्यादा मजदूर जो कारखानों में काम करते हैं, प्रदेश के हर बड़े ज़िलों में कारखाने हैं, मगर मजदूरों के नाम पे कुछ काम उनको नहीं दिया गया, और ना ही उनका कुछ बढ़ाया गया। कम से कम मिनिमम वेज को बढ़ा के इस तरह से कर देते कि 15,000 18,000 थर्ड कैटेगरी का जो मजदूर है उसको मिले, मगर सरकार ने कोरोना काल से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मजदूर परेशान हुआ है। उसने अपनी जान भी गंवाई, उसने अपने परिवार को भी गंवाया, और परिवार को देखने वाला भी कोई नहीं है। तो इस बजट में उम्मीद थी कि ट्रेड यूनियन के मजदूरों को जो काम करते हैं कारखानों में कुछ दिया जाएगा, मगर मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ भी उनके लिए नहीं किया। बिल्कुल पुनीत, कोरोना काल में मजदूरों की स्थिति हम सबने देखी है। सर, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे थे मध्य प्रदेश की सरकार से? मध्य प्रदेश सरकार से काफ़ी उम्मीदें थीं कि इस बार जब कोरोना अब ख़त्म होने की स्थिति में है, तो कम से कम मजदूरों को, कर्मचारियों को, सभी वर्ग को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन जो बजट प्रस्तुत किया गया है उससे सर्वहारा जगत को निराशा हुई है, और कर्मचारी तो बहुत ज़्यादा आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि कर्मचारियों भारी आक्रोश व्याप्त है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उस तरह से अभी विगत 2-3 वर्षों से एक भी वेतन का भुगतान बढ़ाया नहीं गया है, और कर्मचारी काफ़ी उम्मीद किए हुए था। ये बजट आंदोलनरत बजट है, और भारी आक्रोश है कर्मचारियों में, हर सर्वहारा। चलिए नवीन, तो कर्मचारियों में काफी आक्रोश है, कर्मचारी नाराज हैं। और एक बात जो आपके साथ में कर्मचारी कह रहे थे, नवीन, एक जो कर्मचारी आपके साथ में बात कह रहे थे कि इन तमाम चीजों से नगर निकाय और उसके जुड़े कर्मचारी भी बेहद प्रभावित हैं। सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है।
चलिए, हमारे साथ में और भी साथी हैं, उनके पास में उनका रुख करते हैं। विजेंद्र के पास चलेंगे। विजेंद्र, अभी निकाय चुनाव को लेकर दल तैयारी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ ऐलान हुए हैं, कुछ जानकारियां इसको लेकर सामने आई, लेकिन कर्मचारी जो काम करते हैं जमीन पर वो बेहद निराश हैं। प्रतिक्रिया आपको किस तरह की मिली जबलपुर में भी इस बजट पर? जी हाँ, अगर जबलपुर की बात करें पुनीत, तो जबलपुर का खास तौर पर औद्योगिक जगत जो है, व्यापारी जगत जो है, वो बड़ी उम्मीदों से सरकार को देख रहा था। और ख़ास तौर पर जब सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जिक्र किया, आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पे, तो आखिर उद्योग जगत को क्या कुछ मिला ये समझने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ पुनीत प्रेम दुबे मौजूद हैं, जो कि जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं और एसोचैम के भी मेंबर हैं। ये जो बजट है इस बार जगदीश देवड़ा जी का, वो क्या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार कर पाएगा? इतना प्रोविजन किया गया है तमाम उद्योगों के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश का बजट इस बार बहुत हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि उद्योग और व्यापार के लोग सभी पूरे मध्य प्रदेश में, कारण ये था कि कोरोना वायरस के कारण पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक उद्योग और व्यापार लगभग चौपट हो गया है और लोगों को उम्मीद थी कि कोई क्रांतिकारी बजट में कोई सोच आएगी, एक ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स सोच आएगी जो कि पूरे हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारी जो औद्योगिक जगत है इसको कोई रास्ता देगी, इसको कोई आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन देगी। मगर सरकार ने जो बजट दिया ये वैसे ही बजट है जो पुराने ज़माने से चले आ रहे बजटों में से एक, जिसको हम कहते थे जिस समय पहले के ज़माने में एम्बेसडर और फिएट कार हुआ करती थी और जब उनसे पूछा जाता था कि नया मॉडल आ रहा तो जब हम लोग देखने जाया करते थे तो देखते थे कि केवल उसमें मडगार्ड बदल दिया, लाइट का थोड़ा डिज़ाइन बदल दिया और मॉडल नया कर दिया। तो जो एम्बेसडर और फिएट कार का ज़माना था, आज की सरकारें भी उसी ज़माने में जी रही हैं कि हर बजट में बातें बड़ी बड़ी होती हैं, बाद में जाके जब हम देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि उसका मडगार्ड चेंज हो गया है और उसका जो है कलम जो स्टीयरिंग चेंज हो गई है और बस गाड़ी वही है। तो उद्योग जगत की कौन सी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाए? उद्योग जगत को अपेक्षा थी कि आप जो क्लस्टर फॉर्मेशन की जो एक सोच है, पूरी दुनिया में सोच जो मैं देख रहा हूं, दुनिया में कई देश जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां क्लस्टर अप्रोच से सफलता मिल रही है। चाइना जो बड़ा वो क्लस्टर अप्रोच के कारण मिला। आपने एक जिले को एक उद्योग के लिए किया, मतलब आपने क्लस्टर फॉर्मेशन की बात की, सोच बहुत अच्छी आपने करी, मगर उस सोच को केवल बोल दिया कि एक जिला एक। अब उसकी 20 साल की जो हमको मास्टर प्लान बनाना चाहिए कि मान लीजिए आज जबलपुर जिला है तो जबलपुर जिला में कौन सा उद्योग को क्लस्टर आप बनाने जा रहे हो, आप उस उद्योग में रॉ मटेरियल कौन सा है, यहाँ के लोग क्या उद्योग चाहते हैं और उस उद्योग में 20 साल में कैसे एक्सपोर्ट होगा, दुनिया में हम कैसे उस मशीनें लाएंगे, कैसे फैक्ट्री डालेंगे। तो जो एक सपना होता है वो सपना सरकार ने सामने नहीं रखा, ढांचा। वो ढांचे का जिक्र प्रेम दुबे कर रहे हैं पुनीत। दरअसल एक जिला एक उत्पाद योजना का जिक्र आज जगदीश देवड़ा ने भी किया, लेकिन जबलपुर में कौन सा ये प्रोडक्ट होगा जिसकी सरकार मार्केटिंग करेगी या क्या ठोस प्लान है, वो कहीं ना कहीं बजट से मिसिंग रहा। नरेंद्र सिंह पांडे भी मेरे साथ हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से डीजल के दाम बढ़े हैं तो ट्रांसपोर्ट व्यापारी एसोसिएशन से आप आते हैं, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? देखिए, कोरोना काल के बाद अगर कोई ऐसा लगता है कि सर्वाधिक रूप से अगर कोई प्रभावित हुआ है, कोई व्यवसाय प्रभावित हुआ है तो वो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। लगभग ट्रक खड़े हो गए, सब किस्तें ड्यू हो गई ट्रक वालों की, ट्रांसपोर्टर्स की। लेकिन इस बजट में बहुत भारी उम्मीद थी ट्रांसपोर्टर्स को कि कहीं ना कहीं 8-10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे तो उससे डीजल के रेट कम हो जाएंगे, मगर 1 रुपया भी कमी यहाँ पर नहीं की गई है। और बड़ा अफसोस का विषय हो गया है कि जब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश हमारा डीजल का रेट कम कर सकता है और 7 रुपये पड़ोस में डीजल उत्तर प्रदेश में कम है और मध्य प्रदेश की सरकार अपने क्षेत्र के, अपने मध्य प्रदेश के रहवासी ट्रांसपोर्टर्स के लिए क्यों नहीं सोच रही? क्योंकि ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी महंगाई बढ़ने से, डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ने से ट्रांसपोर्टर को नुकसान होता है, उससे दवाइयाँ डुलती हैं, उससे कुकिंग गैस सिलेंडर डुलते हैं, उससे सब्जियाँ डुलती, सब चीज़ें उससे ढुलाई करती हैं, तो सारी महंगाई बढ़ती है। और महंगाई बढ़ने का सीधा ताल्लुक डीजल के दाम पर है और ऐसा ही एक तरह से निराशा बता रहे हैं ट्रांसपोर्ट व्यापारी इस बात को लेकर। नरेंद्र सिंह पांडे कह रहे हैं कि उम्मीद थी कि वैट घटेगा, डीजल
कि दामों में कुछ कमी आएगी, लेकिन हालात बदले नहीं। तमाम व्यापारी आप देख पा रहे हैं पुनीत की जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के हैं। क्या उम्मीद थी सर आपको, और इस बजट को क्या नंबर देंगे 10 में से? इस बजट में से 10 में से हमारी तरफ से तो 3 नंबर ही जाते हैं, क्योंकि नई युवा को भी बहुत उम्मीद थी इस बजट के लिए कि कुछ उद्योग आएंगे, कुछ जॉब जनरेट होंगी, इस तरीके से बहुत उम्मीद थी। मध्य वर्ग का जो व्यक्ति है, जो कोरोना काल के चलते से जो काफ़ी नुकसान में चल रहा है, कई फैक्ट्रीज़ हैं जो बंद की कगार पे हैं, उसके लिए सरकार ने कोई नए ऐसी कोई घोषणाएं नहीं की हैं कि उनको इस समय अच्छे से चलाया जा सके। मैं इतना ही कहूँगा। अनिल अग्रवाल जी, आप क्या कहेंगे? आप आर्थिक मामलों को बेहतर तरीके से समझते हैं, इस बजट को लेकर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, एक लाचारी का बजट है। आप उसको समझेंगे कि सरकार के समक्ष राजस्व की लाचारी एक बहुत बड़ी लाचारी थी। आज रेवेन्यू हमारे कम थे, खर्चे हमारे ज़्यादा हैं। पिछले साल के मुकाबले 1.5 लाख करोड़ के जो खर्चे हैं वो बढ़ के 1,72,000 करोड़ के हो गए। राजस्व घाटा 5% मतलब 50,000 करोड़ पे पहुंच गया। 60,000 करोड़ की हमारी बोरोइंग, हमारे लोन पहुंच गए। तो ऐसे में हम क्या उम्मीद कर सकते थे? उम्मीद तो ये थी कि सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाती जो उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करते, जो व्यापार को, छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते, रोजगार सृजन करते और जिनसे रेवेन्यू इनडायरेक्ट रूप से बढ़ती। बट ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होने से हमें निराशा हुई है इस बजट में। टूरिज्म सेक्टर को लेकर लगातार ध्यान रखने की बात की गई, भाषण में भी देखा, और ख़ासतौर पर अगर हम जबलपुर या महाकौशल अंचल की बात करते हैं तो यहाँ टूरिज्म बड़ा एक जरिया हो सकता है स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का। क्या आपके सेक्टर को मिला? आप होटल व्यापार टूरिज़्म को लेके हमने पहले भी सरकार से इसका डिमांड रखी थी कि भाई डोमेस्टिक टूरिज़्म को बढ़ावा दिया, जिसको सरकार ने काफ़ी हद तक ध्यान दिया और उसमें इंटरस्टेट टूरिज़्म को लेके एयरवेज के लिए काफ़ी अच्छे प्रावधान रखे हैं। कुछ ना नए एवेन्यू जैसे सरकार ने इस बार रखे हैं कि वीकेंड टूरिज़्म, आपका जो इस पे भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है। पर कहीं ना कहीं हमारी जो होटल इंडस्ट्री है उसको डायरेक्ट रूप से इस कोविड के समय में किसी प्रकार का कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया गया। जबलपुर को, जैसा आपने कहा कि भाई टूरिज़्म में क्या बेनिफिट मिल रहा है, जबलपुर अपने आप में टूरिस्ट हब है। तो क्षेत्रीय इम्बैलेंस हम टूरिज़्म में नहीं चाहते कि सरकार जबलपुर को इसमें निगलेक्ट करे, क्योंकि जबलपुर का टूरिज़्म एक अपने आप में, इसके इर्द गिर्द जितने भी शहर हैं, काफ़ी बड़ा हब है ये टूरिस्ट का। मध्य प्रदेश की व्यवस्था को तब पटरी पर लाया जा सकता है जब स्थानीय छोटे छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था को डेवलप किया जाए। और कमोबेश जो रिएक्शंस आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम उद्योगपतियों की सुन पा रहे हैं या तमाम व्यापारियों की, एक्सपर्ट्स की, वो कहते हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता था इस बजट में, लेकिन आत्मनिर्भरता का एक मंत्र ज़रूर दिया है, लेकिन जो रोड मैप जिस पर चलना है तमाम उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, युवाओं को या तमाम अलग अलग सेक्टर के व्यवसायियों को, वो रोड मैप नज़र नहीं आ रहा। तो इसको लेकर कुछ चीज़ें मिसिंग ज़रूर नज़र आती हैं और रिएक्शंस जो हैं वो मिली जुली हम मान सकते हैं। बिल्कुल। और उद्योग जगत को सबसे बड़ी बात जो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं, उनका ये कहना था कि इस मौके पर कितना कर सकती सरकार, ये समझते हुए व्यापारी जो उम्मीद कर रहे थे वो भी उनको पूरी होती नज़र इसमें नहीं आई है। चलेंगे नासिर के पास में। नासिर, रिएक्शंस वहाँ आपको भी मिल रहे होंगे इस बजट को लेकर, बताएं, प्रतिक्रिया बताएं। देखिए पुनीत, मेरे साथ में किसान हैं कई सारे, और उनका जैसा कि उनको इस बजट से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहला बजट है और लगातार किसानों को लेकर सरकारें राजनीति करती रहती थी। लेकिन इस बजट में कई सारी उम्मीदों की थी उनकी कि अगर ये बजट आएगा, क्या उम्मीदें थी आपको बजट को लेकर? क्या मध्य प्रदेश का जो बजट होगा किसानों के लिए अच्छा होगा, और आप इस बजट को कैसे देखते हैं? आप जिस तरीके से मध्य प्रदेश में किसानों के हित में जो बजट लाया गया है, वो इस कोरोना काल में किसान कितना पीड़ित है, कितना परेशान है इस सरकार में कि ब्याज से परेशान है, फसल बेचने जाए तो दाम से परेशान है। इस तरीके से किसान इतना मजबूर और लाचार हो चुका है कि अपनी फसल को सही दामों में बेच भी नहीं पा रहा। आपको बजट से कि बजट आएगा तो किसानों को ये मिलेगा? क्योंकि अरे बजट क्या आता है, माना समझ में साहब ने जो कहा था कि माना 2 लाख तक के लिए उम्मीद है कि इनका कर्ज माफ करेंगे। जब तक कि आज की तारीख तक कोई ना तो बैंकों में कर्ज माफ हुआ। क्या कहेंगे आप बजट से? सर, बजट पर बहुत ज़्यादा उम्मीद थी किसानों को, जो कि उनके साथ घोर अत्याचार हो रहा है और कोरोना काल में और ज़्यादा परेशान हो गए। हर तरह किसानों के ऊपर परेशानियाँ सरकार की तरफ से आ रही हैं।
ये है सर मेरा क्या लगता था आपको आत्मनिर्भर बजट होगा, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा? क्या लगता है कि कितना किसानों के लिए तो उन्होंने अभी तक कोई बजट इतना पेश किया ही नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट ने आज तक कोई ध्यान ही नहीं दिया किसानों की तरफ। तो जहाँ तरफ पूंजीपतियों की सरकार है उसी तरफ थोड़ा उनका ध्यान चल रहा है। लोन की बात कही कि ऋण देंगे, बिना ब्याज का देंगे, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन वादा तो करते हैं, लेकिन करने के लिए उस पर कोई गंभीर उन्होंने अभी तक कोई विचार किया नहीं है। क्या लगता है कितनी उम्मीदें थी इस बजट से आपको? किसान है, कितना उम्मीदें थी आपको? बहुत उम्मीद थी कि पर कोई उम्मीद नहीं पाई गई। कोई उम्मीद नहीं पाई गई। इन लोगों ने जो अपने जो वादे करे पूरे वादे सब झूठे इनके वादे रहे, और कोई इनको किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई इनको। क्या लगता था आपको? बहुत उम्मीदें थी बजट से, क्या हो सकता है कि किसानों को आत्मनिर्भर, जैसे सरकार बात कर रही है कि आत्मनिर्भर बनाना है, किसानों को भी आय दोगुनी करना है, और कई सारी चीज़ें थी। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि बढ़ा दी है, 4,000 रुपये कर दिए, 6,000 रुपये सेंटर को। केवल झूठ के अलावा कोई दूसरा वो नहीं है, केवल झूठ। न किसानों की आय दोगुनी हुई है। आज आप देखिए इस कोरोना काल में हमारी जो फसलों के दाम हैं जो 4 गुना बढ़ना चाहिए वो और वापस आ रही हैं। किसान मंडी में जा रहा है, वहाँ बिचौलिए बैठे हुए गर्दन में छुरा लेकर के कि किसान आए तो कब उसको लूट लें। इसी तरीके से आय दुगनी की बात करते हैं। क्या आय दुगनी है किसान की? किसान कितना परेशान है, किसान के बच्चे कितने परेशान हैं। और किसान इस कोरोना काल में तो मैं ये समझता हूँ कि कितने किसानों ने आत्महत्या की। तो क्या कहेंगे? बिजली को भी लेकर, बिजली भी मतलब टाइम से नहीं मिल रही। आज हमें खेत मतलब सूख रहा है। आज में जो शर्तें दी थी सरकार ने वो बिल्कुल कैंसिल है, उसको देखी रेख नहीं कर रहा कोई। आज शिवराज सिंह ने चौहान ने ये कहा था कि ग्राम के कोटवारों की वेतन बढ़ा दी जाए, आज में वो भी आज तक कुछ नहीं है। जबकि चौथा प्रधानमंत्री बन चुके, जो सर मुख्यमंत्री बन चुके, मुख्यमंत्री बन चुके, फिर भी हमारे कोटवारों को आज में जिला ग्वालियर में कोई विकास ना हुआ। और क्या उम्मीदें थी आपको इस बजट से किसानों के लिए? हमें बहुत उम्मीद थी कि हमें किसान के कर्जे माफ़ किए जाएंगे, और कोई किसान के कर्जे माफ़ नहीं हुए। बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे, कोई बिल माफ़ नहीं हुए। और किसानों के लिए ट्रांसफर नहीं बदले जाएंगे, कोई सुविधा नहीं मिली गई किसानों के लिए। पूरी समझ सकते हैं कि कई सारे जो किसान हैं उनका साफ कहना है कि उनको कई सारी उम्मीदें थी, चाहे वो किसानों के ऊपर जो कर्ज हो जो पूर्व की सरकार यानी कि कमलनाथ सरकार ने माफ़ किए, तो उनको उम्मीद थी कि इस बार बजट में प्रावधान किया जाएगा, किसानों के कर्ज माफ़ी है वो की जाएगी। लेकिन इस तरह की नाराज़गी सुन सकते हैं कि आज इस बजट को लेकर उनकी कई सारी अपेक्षाएं थी जो शायद इस बजट में वो पूरी नहीं हो पाई है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में थोड़ा सा आक्रोश है कि बजट उनके मुताबिक नहीं है। किसानों की सरकारें बात तो करती हैं लेकिन किसानों के मुताबिक अपने बजट में वो प्रावधान नहीं करती हैं जिस तरह से उनको फ़ायदा पहुँच सके, क्योंकि जो बजट में प्रावधान किया गया है वो ऑलरेडी केंद्र सरकार से भी उनको योजना में शामिल किया गया है। इंडिविजुअल मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई इस तरह में योजना में उनको शामिल नहीं किया गया, सीधे तौर पर उनको फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया है, जिसको लेकर किसानों लगातार जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है, जो हमें सुनाई भी दे रहा है इस बजट को लेकर सामने दिखाई पड़ रहा है। और किसान सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि किसानों को लेकर राजनीति बहुत हुई, अभी भी किसान आंदोलन को लेकर लगातार वायदे हैं, बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन जमीन पर बजट में कोई प्रावधान इसको लेकर दिखाई नहीं पड़ता। तो मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सरकार की तरफ से जो उनका चौथा कार्यकाल उसका पहला बजट पेपरलेस बजट पेश हो गया। कोरोना काल के बाद का ये पहला बजट था। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, किसानों का आंदोलन, मौजूदा परिस्थितियां, पिछले पूरे साल कोरोना का असर, इन सब के बीच में जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया तो ढेर सारी उम्मीदें उनके इस बक्से में क्या पूरी होती नहीं होती हैं, ये एक सवाल रहा। लेकिन अब जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर 4 स्तंभों वाला ये जो बजट लाया गया जिसमें 2,41,375 करोड़ रुपए का प्रावधान बताया जाता है, इसमें किस वर्ग के लिए क्या मिला, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे 3 सहयोगी जुड़े हैं और उनसे अलग अलग वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं। शालिनी के पास एक बार फिर से मैं इंदौर चलूंगा जहां महिलाएं जुड़ी हुई थी। शालिनी, इस वक्त सारे देश में जोरों पर चर्चा यह है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम करने की तरफ सरकारें प्रयास कर रही हैं और केंद्र जो है राज्यों से चर्चा कर रहा है। राज्य में तो आज बजट भी आया, ना तो इसको लेकर कोई ऐलान था। जब इस पर सवाल पत्रकारों ने पूछा तो मुख्यमंत्री ने, मामा जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस दौर में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। प्रदेश की जो स्थिति है, देश की जो स्थिति है, उसको देखते हुए क्या महिलाएं इस बोझ को और आगे अपने बजट के ऊपर लेने के लिए तैयार दिखाई पड़ते हैं?
बिल्कुल पुनीत, बहुत ज़्यादा लाजमी ये सवाल है और महिलाएं लगातार इन्हीं सब मुद्दों को लेकर डिस्कस भी कर रही हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सबसे बड़ी दिक्कत है इस मौजूदा दौर में, लेकिन कोई राहत नहीं है। देखिए, जब ड्यूरिंग द पैंडमिक जब आया तो जब बजट आने वाला था तो एक मिडिल क्लास फैमिली ने ऐसा सोचा कि अब समथिंग हैपन विथ यू, मतलब हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, बेटर देन नथिंग। बट जब बजट आया तो सभी को निराशा हुई। मेन थिंग इज अगर आपने पेट्रोल के दामों पे कंट्रोल नहीं किया तो पेट्रोल की वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और ट्रांसपोर्ट की वजह से सारी बेसिक नीड्स महंगी हो रही हैं। तो दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। वी हैव टू कंट्रोल पेट्रोल कीमत, हमको पेट्रोल की कीमत पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ कंट्रोल में नहीं आई तो ना तो कपड़ा, सब्जी, वेजिटेबल, ऑल द बेसिक नीड्स, तो उस वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम है मिडिल क्लास को। हमने पूरे पैंडमिक में हाफ सैलरी में काम किया है। इवन कुछ लोगों ने तो अपने स्विच भी मतलब जॉब भी स्विच ऑफ हुए हैं बहुत सारे लोगों के। तो उसके बाद अगर बजट देते हैं तो वो जो था वो आपको केवल एक बेसिक मिडिल क्लास को लेके फिर उसको देना चाहिए था। तो वो जो बजट अभी आया है वो मिडिल क्लास के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल, मतलब उससे और परेशानी हो रही है। आपको भी कुछ ऐसे ही लगता है? एक्चुअली हम लोग सोचे थे कि कहीं ना कहीं कुछ किसी चीज़ में तो भी एटलीस्ट दूध में, कहीं राशन में, कहीं सब्जी में, एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी में या फिर कहीं पर भी कोई कुछ ना कुछ राहत मिले। बट राहत मिलना तो कई दूर की बात रह गई है। सारी चीज़ एकदम आसमान छू रहे हैं। अच्छे दिन कोई नहीं आए हैं, सब अभी बुरे दिन से बुरे दिन हो रहे हैं। पैंडेमिक से ज़्यादा सफरिंग अभी हो रही है सभी को। इवन कहीं बाहर निकलना है तो सोचना पड़ता है कि पेट्रोल अपने को 100 रुपये से ज़्यादा ही लगने वाला है आने जाने के लिए, एक टाइम का खर्चा। प्लस अपने को कुकिंग के लिए तो बोलते हैं चलो चल जाएगा रोटी सब्जी से, बट रोटी सब्जी सब्जियों की भाव, सब्जी वाले बोलते हैं मैडम अभी आपका बार्गेनिंग कर रहे हो, हम ही सब्जी इतना महंगा ला रहे हैं ढोकर ट्रांसपोर्ट के कारण। प्लस अब फार्मर्स भी सफ़र कर रहे हैं, उनको तो कोई यही नहीं है, दया ही नहीं है उन पे ना कुछ। तो काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। और इवन जॉब्स के कारण लेडीज़ को एंड इवन हाउस वाइफ्स जो भी है सब वर्किंग, नॉन वर्किंग हस्बैंड्स को भी बहुत तकलीफ हो रही है। ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम वाला सिचुएशन है। आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको बजट? क्या संतोषजनक है या नहीं? बजट संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ देखिए आप, महंगाई अपनी चरम सीमा पे जा रही है। गैस देखिए, दूध देखिए, सब्जी, पानी, मतलब हर जगह परेशानी परेशानी है। कहीं जाने का सोचो तो ये सोचना पड़ता है कि 100 रुपये का पेट्रोल डलेगा जब जाएंगे, तो मतलब पोस्टपोन करना पड़ता है कई बार तो, कि नहीं जा रहे, चलो घर में ही ठीक है, ये हो जाता है। बहुत ज़्यादा है। आपको कैसा लगा बजट से? जो उम्मीदें थी क्या वो एक्चुअल खरे उतर पाई या नहीं? बजट तो सही है, होना भी चाहिए, उसमें अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन जो हमारी हाउस होल्ड्स प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। गैस है, पेट्रोल है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो होम मेकर्स हैं वो सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है, उसी से ही हमें सब कुछ देखना होता है। बजट उसी की वजह से हमारे बढ़ जाता है, तो वो हमें देखना है कि एकदम प्रॉपर हो जाए, ताकि हमें भी कन्वीनियंस हो हर चीज़ में। बिल्कुल, आपको भी यही सारी दिक्कतें लग रही है? क्योंकि उम्मीदें तो बहुत सारी दिक्कतें तो नॉर्मल ही हैं। जो आम जनता है वो बहुत हैरान परेशान है, वो कैसे अपने आप की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगी। सभी कुछ पहले हम लोग पैसा बचा लेते थे, लेकिन आज के दौर में हम पैसा नहीं बचा पा रहे हैं। बच्चों की फ़ीस देना है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, कहाँ से आएगा, कैसे गेस्ट को हम करेंगे? गेस्ट तो वैसे आ ही नहीं रहे कोरोना की वजह से, और जिन्होंने ड्रॉप कर दिया, नौकरियां चली गई हैं, जो दुखी है उनको अपनी दैनिक चीज़ें लाने में बहुत दिक्कत है। तो शालिनी, सारी महिलाओं को, गृहिणियों को, हाउस मेकर को यही एक चिंता थी कि जो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम है, अगर इसमें प्रदेश सरकार कोई राहत देती इस बजट में, या ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, उद्योगों की तरफ, रोजगार की तरफ अगर ध्यान देती तो बेहतर होता। आप सब हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ विजेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। विजेंद्र, आपने इंडस्ट्री की मांग और इंडस्ट्री के लोगों से चर्चा की थी, अभी हम महिलाओं को सुन रहे थे, आप भी सुन पाए होंगे। सबका ये कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन वो कारोबार में भी जरूरी है, आम लोगों के लिए भी जरूरी है। फ्यूल जो है हर व्यक्ति के लिए आज की तारीख में फर्स्ट नीड के तौर पर सामने आता है। क्या सरकार का ये कह देना कि हम केवल अब की बार कोई बजट में नया कर नहीं लगा रहे हैं, करों को बढ़ा नहीं रहे हैं, यही सबसे बड़ी राहत है? इस पर उद्योग जगत की क्या प्रतिक्रिया? बेशक पुनीत, आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिल्ली से चला वो भोपाल भी आया, और पूरा ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस बताया गया।
और मुख्यमंत्री जी की भी ये प्रतिक्रिया लगातार आई कि इससे बेहतर बजट ऐसी प्रतिकूल हालात में नहीं हो सकता, लेकिन जनता को बहुत सी राहत की उम्मीद थी। जैसा हम सुन रहे थे कि अभी महिलाओं को, आम गृहिणियों को ये उम्मीद थी कि उनके घर का बजट भी कुछ ठीक होगा, खासतौर पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन इससे मार्केट पर किस तरह से असर होता है, एक बार फिर मैं नरेंद्र सिंह पांडे जी से जान लेता हूं। ट्रांसपोर्टर्स के व्यापार में क्या किस तरह की कमी आई है, क्योंकि आप पड़ोसी राज्यों का जिक्र कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में डीजल के दाम कम है, क्या आपका व्यापार भी इससे प्रभावित हुआ है? और नया कर ना लगाने की बात कही सरकार ने, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, ट्रांसपोर्टर पिछले कई वर्षों से सरकारों से संतुष्ट नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। हर समय सरकार को सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, डीजल पेट्रोल, बस उस पर टैक्स बढ़ा दो, उसको महंगा करते जाओ। ये नहीं देख रहे कि एक तरफ कह रही सरकारें कि आत्मनिर्भर बनाने का काम बजट के माध्यम से किया जाएगा। अरे भैया, जो लोग आत्मनिर्भर हैं उनकी आत्मनिर्भरता भी इस देश के अंदर ख़त्म होती जा रही है। आप विश्वास करें, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय, मैं जबलपुर की बात अगर करता हूँ, वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश और देश की बात है, लेकिन मैं जबलपुर की बात करता हूँ। आज जो लोग पुराने इस ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को कर रहे थे, डीजल, पेट्रोल और टोल टैक्स के कारण और भ्रष्टाचार के कारण भी इस व्यवसाय को 60 से 70% लोग छोड़ चुके हैं। और ये पूरी हालत देश के अंदर है और मध्य प्रदेश के अंदर भी है। अगर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय किसी भी देश के अंदर रीढ़ की हड्डी होता है उस देश की, अगर आप रीढ़ की हड्डी को लगातार चोट पहुंचाते रहेंगे तो ये समझ लेना कि चलना भी दूभर हो जाएगा। और देश के अंदर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का इस समय ये हाल है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को चलाना भी मुश्किल है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की बात नहीं है, अगर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय महंगा होगा तो पूरी की पूरी बाजार में बिकने वाली चीज़ें जिनको बाहर से बुलाया जाता है महंगी हो जाएंगी और सारा असर पब्लिक के ऊपर पड़ने वाला है। पब्लिक पर जो असर पड़ता है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, वो उसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। और वैट घटाने की मांग न सिर्फ आम जनता की पुनीत, बल्कि ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो तमाम उद्योगपति हैं वो भी करते आए थे, लेकिन वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। प्रेम दुबे जी से मैं बात कर लेता हूं। पुनीत एसोचैम के मेंबर हैं। जिस तरह से आत्मनिर्भरता का मंत्र ऊपर से दिया गया हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो प्रोविजंस जो हैं वो कर पाए हैं? मुख्यमंत्री जी इसको सबसे बेहतर बजट बता रहे हैं प्रतिकूल हालातों में, लेकिन क्या वाकई आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का की रास्ता ये खोलता है ये बजट? देखिए, मैं इस बजट की छोटी सी बात बताता हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने हाल में ही अपने बजट में आज वहाँ के जो रजिस्ट्री मूल्य है उसको 2% कम कर दिया, जिससे पिछले कोरोना काल में सबसे ज़्यादा आय महाराष्ट्र सरकार की अगर हुई तो वो प्रॉपर्टी परचेज से हुई। मतलब अगर 2% कम करने से वहाँ पे सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार की अर्निंग बढ़ गई, हजारों लाखों लोगों को रोजगार का नया सर्जन हुआ काम का। मध्य प्रदेश की सरकार आज 12% पे रेवेन्यू टैक्स ले रही है स्टैंप ड्यूटी पर। आज हाउसिंग सेक्टर मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ लोगों से ऊपर के लोगों को रोजगार दे सकता है। 200 उद्योग ऐसे हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अगर विकास होता है तो उससे वो उद्योग चलते हैं। टाइलें बिकती हैं, मजदूर के ईंटें बिकते हैं, वहाँ पे पेंटिंग का काम होता है, पेंटरों को काम मिलता है। मतलब तरह तरह के काम, तरह तरह के प्लम्बर्स का काम है। ये काम जो सरकार रोजगार सर्जन का मुख्य उद्देश्य से अगर करना चाहती तो आज मध्य प्रदेश में अगर स्टैंप ड्यूटी गिरा देती तो आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को व्यवसाय मिलता, काम मिलता, उद्योग पनपते और लाखों लोगों को और सरकार की आय भी बढ़ती। अब 2% घटाने की बात कह रहे हैं। 2% जो छूट बीती सरकार ने दी थी उसको भी वापस लिया गया। आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर अगर बूस्ट करता है तो आत्मनिर्भरता का जो मंत्र है वो सक्सेस हो सकता है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश सरकार आज भी बजट के बाद भी ये कर सकती है कभी भी, अब उसको सबसे पहले करना चाहिए रेवेन्यू गिरा के 4% करके महाराष्ट्र के बराबर में ला देना चाहिए। और 1 साल ला के आप देखिए, अगर आपकी उतनी रेवेन्यू में कमी आए तो आप बढ़ा दो, मगर 1 साल करके तो देखो। इससे ना केवल एक सोच बदल जाएगी, टैक्स कम करने से हमेशा वो उद्योग पनपते हैं, रोजगार का सर्जन होता है। आप टैक्स बढ़ा के किसी उद्योग से पैसा नोच सकते हो मगर उस उद्योग को बढ़ा नहीं सकते हो। तो नोचने की प्रवृत्ति जो हमारी है, ये नोचने की प्रवृत्ति हमारे प्रदेश को और
ख़त्म करना पड़ेगा और अपने बाजू के प्रदेशों से सीखना पड़ेगा कि वो कैसे अपने नई नई सोच को ला रहे हैं। दिल्ली सरकार किस तरह, देखिए अभी ये हाउसिंग सेक्टर के उत्थान के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं गरीबों के लिए आवाज़ बनाओ। प्रधानमंत्री जी लोग कहते हैं कि ये हर घर को छत मिले, मगर हर घर को छत कैसे मिल सकती है जब 12% का आप रेवेन्यू वसूल रहे हो, अवैध वसूली एक तरह की, और उस अवैध वसूली को अगर नहीं रोका गया तो लाखों करोड़ों जो छोटा श्रमिक है उसको रोजगार मिलने की कोई उम्मीद इस मध्य प्रदेश में नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर पुनीत तमाम ऐसे रोज़गार सृजित करता है जिस पर इन रोज़गार देने के जिस पूरे जरिए को बढ़ाया जा सकता है यदि यहाँ स्टाम्प ड्यूटी घटाई जाए, जो कि मध्य प्रदेश में बताते हैं कि देश में लगभग सबसे ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी है प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की। अनिल जी से मैं बात कर लेता हूँ। अनिल जी, लगातार आर्थिक हालात की भी बात कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने ये कहा कि वो नया कर नहीं ला रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं कि करों को कम किया जाए। क्या मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति इस बजट के बाद परिलक्षित होती है और इसमें क्या ऐसे उपाय हैं जिसके ज़रिए हालात बेहतर हो सके? देखिए, कुछ एक प्रावधान इस बजट में अनाउंस किए गए जिस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। पहला तो इन्होंने ये कहा है कि कोई भी नया व्यापार लगाना चाहता है उसको 30 दिन के अंदर हम सारे क्लियरेंस दे देंगे, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है कि व्यापार बढ़ाने वाला योग्य कदम है। दूसरा, जो उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी जो थी उसका 680 करोड़ से बढ़ा के 1400 करोड़ कर दिया गया, तो ये भी एक अच्छा प्रावधान है उद्योगों को बढ़ाने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि इन चीज़ों का निष्पादन, इन चीज़ों का एग्जीक्यूशन, आज केंद्र सरकार की कई स्कीमें हैं, स्मार्ट सिटी स्कीम है उसका पैसा आया हुआ पड़ा है, जल शुद्धिकरण स्कीम है उसका पैसा आया हुआ पड़ा है, तो इन स्कीमों का निष्पादन यदि स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं करेगी तब तक इसका हमें डेवलपमेंट, तब तक इसका विकास और इसका मॉडल हमको मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इस बजट द्वारा हमें उम्मीद है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो ध्यान देगी वो ध्यान देगी एग्जीक्यूशन पे। यदि इन उपायों का एग्जीक्यूशन प्रॉपरली किया जाए तो ही हम इस बजट में सक्सेस हो सकते हैं। तो पुनीत, अक्सर जो बात कही जाती है किसी बजट के पेश होने के बाद उसका जिक्र एक बार फिर है कि उपाय ज़रूर किए गए हैं, उसका क्रियान्वयन किस तरह का होगा ये देखना लाजमी होगा। आर्थिक मामलों की जानकार ऐसा ज़रूर मानते हैं, लेकिन जहाँ तक उद्योग जगत की बात करें तो वो ये ज़रूर कह रहा है कि बहुत से राहत की कुछ उम्मीद थी, कुछ स्टैम्प ड्यूटी में कमी की जाती, कुछ वैट में कटौती की जाती तो कम से कम उद्योग जगत में एक संबल मिल पाता, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मिसिंग तमाम उद्योगपति बताते हैं। जी जी, उम्मीदें बहुत थी लेकिन उतना हासिल नहीं हुआ, उतना मैसर नहीं हुआ, ऐसा तमाम उद्योगपतियों का कहना है। बिल्कुल। और नासिर से भी हमने पूछा था, नासिर ने तमाम किसानों से पूछा था, उनका भी ये कहना था कि किसानों को लेकर एक तरफ इतनी लंबी चौड़ी पॉलिटिक्स चली, इतना लंबा आंदोलन अभी जारी है, इसके ऊपर केंद्र वर्सेस राज्य, इसके ऊपर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तमाम दल सारे देश में इस पर चर्चा करते हैं, उनके हित की बात करते हैं, बावजूद इसके उनको कुछ मिला नहीं, वो अपने आप को ढका सा पाते हैं। कुछ बजट में इजाफा हुआ, जैसे बहुत अच्छी बात जैसे अग्रवाल साहब कह रहे थे कि यहाँ पर सब्सिडी को बढ़ाया गया, लेकिन जो ऑलरेडी पैसा या फंड आया हुआ है जब तक वो एग्जीक्यूशन पर ध्यान नहीं होगा तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। किसानों को कर्ज माफी नहीं होने से निराशा है, किसानों को दाम कम ना होने से निराशा है, उनको पर्याप्त दाम ना मिलने से निराशा है। ये अभी ओवरऑल प्रतिक्रिया है, ये दिन भर चलता रहेगा। फिलहाल आप सबका शुक्रिया जो जुड़े हमारे साथ पे और आपने चर्चा की और अलग अलग वर्गों की जो इस बजट को लेकर अपेक्षाएं थी उस पर प्रतिक्रिया दी। बहुत धन्यवाद आप सबका जुटे के लिए। नमस्कार।